नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 5 अप्रैल 2001। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में गर्मियों का मौसम चल रहा था और उस जमाने में बिजली बहुत जाती थी। पावर कट्स काफ़ी फ्रीक्वेंट थे, इसलिए बहुत से लोग रात में अपने घर की छत पर जाकर सोते थे। ऐसे ही एक आदमी थे अनिल गोपाल, जो उस 5 अप्रैल की रात को अपने घर की छत पर सो रहे थे। हवा भी अच्छी चल रही थी तो उन्हें नींद भी अच्छी आ गई थी। लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक से उनकी नींद खुलती है और उन्हें पता चलता है कि उन पर हमला किया जा रहा है और उनके पैरों पर और हाथों पर काफ़ी बड़ी खरोंचें आई है। नींद में किसी न किसी तरीके से ये अपने अटैकर से दूर हो जाते हैं और उसे भगा डालते हैं। लेकिन क्योंकि रात का समय था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, उन्हें ज़्यादा दिखता नहीं है कि आखिर किसने उन पर हमला किया था। उन्हें बस दूर अंधेरे में एक बंदर जैसी दिखने वाली चीज़ गायब होते हुए दिखी। क्या वो चीज़ थी, क्या वो क्रिएचर था जिसने उन पर हमला किया था, नहीं पता। फिर 2 हफ्तों तक कुछ नहीं होता, लेकिन फिर 18 अप्रैल को उनके पड़ोस में एक और ऐसा केस होता है। विनोद नाम के व्यक्ति अपनी छत पर सो रहे थे कि रात के 3:15 पर अचानक से उनकी भी नींद खुल जाती है। कोई उन पर भी हमला कर रहा था। विनोद भी कहते हैं कि उन्हें दिखा नहीं अंधेरे में कि एग्जैक्टली कौन उन पर हमला कर रहा था, लेकिन कोई मंकी जैसा दिखने वाला क्रिएचर था। इससे पहले कि यहाँ रहने वाले लोग थोड़ा सोच पाते कि ये क्या हो रहा है, अगली ही रात को एक और ऐसा इंसिडेंट होता है। रहस्यदीन नाम के आदमी जो अपने घर में सो रहे थे, उन पर भी हमला होता है एक बंदर जैसे दिखने वाले जानवर से। ये इतनी बुरी तरह घायल होते हैं इस हमले में कि उन्हें 21 दिन लगते हैं पूरी तरह ठीक होने में। और देखते ही देखते ये काले बंदर का आतंक पूरे दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में फैल जाता है। अगले कई दिनों में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है। कुछ के हाथों पर या कुछ के पैरों पर खरोंच आई है या कुछ को काटा गया है किसी नोकीली चीज से। हर तरफ से रिपोर्ट आने लगती है कि जो भी ये मिस्टीरियस जीव हमला कर रहा है, ये आधा आदमी है और आधा बंदर है। ये कोई मंकी मैन है, कोई काला बंदर है। अप्रैल और मई 2001 के बीच में दिल्ली पुलिस को कम से कम 100 ऐसी कॉल्स आती है जहां पर लोग कहते हैं कि उन पर मंकी मैन द्वारा हमला किया गया है। शुरुआत में कुछ हमले गाजियाबाद में हुए थे, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट आती है ईस्ट दिल्ली से, नोएडा से और धीरे धीरे दिल्ली के बाकी एरियाज से। टोटल 65 से ज़्यादा अलग अलग लोकेशंस थी जहां से कॉल्स आई थी, जहां से हमले रिपोर्ट किए गए थे। हर हमले की कहानी वही सेम होती थी। बीच रात में जब लोग अपनी घर की छत पर सो रहे होते थे या घर के बाहर सो रहे होते थे, मंकी मैन आकर उन पर अचानक से हमला करता था और तुरंत गायब हो जाता था अंधेरे में। ना कोई उसके फुटप्रिंट्स मिलते, ना कोई उसका ट्रेस मिलता। बस लोगों की बॉडी पर खरोच, इंजरी के मार्क और कहीं पर बाइट के मार्क मिलते थे। इस मंकी मैन ने दिल्ली में इतना आतंक और इतना डर फैलाया कि 3 लोगों ने तो अपनी जान ही गंवा दी। जब किसी मोहल्ले में लोगों को लगता था कि मंकी मैन आ गया है, तो लोग चिल्लाकर कहते थे, काला बंदर आ रहा है, भागो यहाँ से, और लोग भागने लगते थे। घबराहट में आकर वे खुद को ही घायल कर बैठते थे। कभी डर के मारे घर में ही छुप जाते, तो कुछ ऐसे भी केसेस मिले जहाँ पर लोग छतों से ही कूद गए। एक इंसान की इस तरीके से मौत भी हो गई कि वो अपने ही घर की छत से नीचे कूद गया। एक प्रेग्नेंट औरत की भी ऐसे ही मौत हुई जब वो मंकी मैन के डर में आकर सीढ़ियों से स्लिप होकर नीचे गिर गए। उस औरत ने सिर्फ एक परछाई देखी और उस औरत को लगा कि ये मंकी मैन आ रहा है। इतनी सारी रिपोर्ट के बावजूद भी किसी ने उस मंकी मैन को ढंग से करीब से नहीं देखा था। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन हमने बस उसकी एक छोटी सी झलक ही देखी है। तो अलग अलग लोगों के मुताबिक वो मंकी मैन आखिर दिखता कैसा था
उसकी अलग अलग पहचान थी। सबसे पहली पहचान मंकी मैन की ये थी कि वह एक बंदर की तरह कम और आदमी की तरह ज़्यादा दिखता था। अजय नाम के एक आदमी थे जो आई विटनेस थे इस मंकी मैन के हमले के। उनके मुताबिक मंकी मैन का जो कॉम्प्लेक्शन था काफ़ी फेयर था, ब्लू आइज थी, एक बड़ी सी नाक थी और वो नेपाली ओरिजिन का था। लेकिन बाद के जो विक्टिम्स थे उनके मुताबिक वो बंदर जैसा ज़्यादा था। कुछ कहते हैं कि ये मंकी मैन बहुत ही अट्टा-कट्टा था, 8 फीट लंबा था। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ 4 से 5 फीट लंबा था और कुछ लोगों के मुताबिक तो ये सिर्फ एक बिल्ली जितना ही छोटा था। लेकिन एक पहचान जो शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई मंकी मैन की वो ये थी कि ये मंकी मैन एक हेलमेट पहने रखता था। एक टी शर्ट थी जिस पर 3 बटन थे। पहला बटन उस आदमी को बंदर बना देता था, दूसरा उसे सुपर पावर देता था और तीसरा उसे गायब कर देता था, इनविजिबल बना देता था। लोगों के मुताबिक इस मंकी मैन के बहुत ही बड़े बड़े शार्प मेटालिक नाखून थे जिससे लोगों को ये खरोचता था। बताया जाता था कि इसकी आंखें लाल कलर की है और ये बहुत ही ऊंचा जंप कर सकता है। 20-20 फीट ये जंप कर सकता था एक छत से दूसरी छत पर। ये मानते थे लोग कि उसके पैरों में स्प्रिंग लगी हुई थी। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उसके हाथों में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। लेकिन ये जो हेलमेट और मेटालिक नाखून वाली कहानी है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। बस बात इतनी थी कि हर एक नए इंसिडेंट के साथ ये मंकी मैन का हुलिया और ज़्यादा सुपरनेचुरल बनता जाता था। शुरुआत में ये एक आदमी से लेकर बंदर बन गया और फिर कोई सुपरनेचुरल सुपर ह्यूमन बन गया। अब क्योंकि इतनी सारी अलग अलग पहचान इसकी पॉपुलर हुई मीडिया में और लोगों के सामने, तो लोगों को लगने लगा कि ये कोई ऐसा बहरूपिया है जो हकीकत में अपने रूप बदल सकता है। जानबूझ के ये अपनी पहचान बदलता था ताकि ये लोगों को गुमराह कर सके और कंफ्यूज कर सके। 14 मई 2001 को लोकल अखबारों में सबसे पहली रिपोर्ट आई इस मंकी मैन की और उसके बाद मंकी मैन के जो भी केसेस थे वो बढ़ते ही चले गए। बड़े बड़े अखबारों ने और बड़ी न्यूज़ चैनलों ने इसके बारे में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अगले 2 हफ्तों तक बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों का ये सबसे बड़ा कवर किए जाने वाला टॉपिक था। मीडिया के ज़रिए इस मंकी मैन की कहानी और लोगों तक पहुंची और लोगों में डर बढ़ता चला गया। कुछ न्यूज़ चैनल्स ने टीम भी बनानी शुरू की अपने रिपोर्टर्स और कैमरामैन की और उन्हें तैनात करना शुरू किया उन एरियाज़ में जहां मंकी मैन सबसे ज़्यादा दिखाई दिया था। इन टीम्स को कहा जाता था कि ये रात भर बाहर रहे और अपने कैमरा को ऑन रखे, देखते रहे कहीं कोई मंकी मैन का हमला तो नहीं हो रहा, ताकि उसे कैप्चर कर सके, उसका फ़ोटो ले सके, वीडियो लिया जा सके उस मंकी मैन का। लेकिन दुर्भाग्य से कैमरा पर कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ और लोगों के अंदर का जो डर था वो इतना बढ़ चुका था कि लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया। वे इतना डर गए थे कि वे किसी परछाई को देखते या कुछ आवाज़ सुनते रात को तो सीधा पुलिस को फ़ोन कर देते थे। कुछ लोगों के तो ग्रुप्स फॉर्म होने लगे कि हम अपने यहाँ पर लाठियाँ लेकर और कुछ हथियार लेकर रात भर घूमते रहेंगे। अगर हमें कोई भी मंकी मैन दिखा तो हम उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। इन ग्रुप्स के अंदर भी डर इस हद तक बढ़ चुका था कि कोई भी बेगुनाह आदमी को पकड़कर वो मारने लगते थे। एक ऐसे ही इंसिडेंट में कुछ लोगों ने एक आदमी पर हमला कर दिया ये सोचकर कि वो मंकी मैन था, पर बाद में पता चला कि वो बेगुनाह था। एक और ऐसे इंसिडेंट में दिल्ली में एक वैन ड्राइवर जो बहुत सुबह सुबह अपनी वैन चला रहा था तो उस पर भी हमला कर दिया गया और उस बेचारे की कई हड्डियां तोड़ दी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ऐसा ही केस हुआ जहां पर रघुनाथ फाटक नाम के एक आदमी पर हमला किया गया उनके ही भाई के द्वारा, क्योंकि उनके भाई को लगा कि वह ही मंकी मैन है। अब जाहिर सी बात है, जब चीज़ें इस हद तक पहुंच चुकी थी तो पुलिस को भी यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन पुलिस करती तो क्या करती, उनके पास कोई प्रॉपर पहचान तो थी नहीं मंकी मैन की। तो दिल्ली पुलिस ने पहले डिसाइड किया
कि वो विक्टिम्स से बात करेंगे और एक स्केच बनाने की कोशिश करेंगे मंकी मैन का। तो दिल्ली पुलिस ने 2 स्केचेस बनाए इस मंकी मैन के और पब्लिक के सामने लाकर रखे। उनके मुताबिक मंकी मैन या तो ऐसा दिखता था या ऐसा दिखता था या कुछ इनके जैसा ही। इनमें से एक स्केच में आदमी का मुंह चौड़ा था, नाक बड़ी थी। दूसरे स्केच में आदमी का मुंह नैरो था, मूंछें थी और सनग्लासेस पहने हुए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये मंकी मैन आदमी ज़्यादा और मंकी कम था। मंकी मैन के इंसिडेंट्स जैसे जैसे बढ़ते गए, दिल्ली पुलिस ने 3000 पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर दिया रात में मंकी मैन के एरियाज में। एडिशनली इन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जहाँ जहाँ ये हादसे होते हैं वहाँ पर कम से कम बिजली ना जाए, पावर सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड आती रहे, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी हमलों की रिपोर्ट्स बंद नहीं हुई। इसलिए 17 मई को फॉर्मल दिल्ली पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया उस इंसान के लिए जो मंकी मैन को पकड़ कर लाएगा या कुछ ऐसी चीज़ बताएगा जिससे कि मंकी मैन पकड़ा जा सके। लेकिन इसके बाद भी मंकी मैन का कुछ अता पता नहीं चला। काले बंदर का ये राज एक राज बनकर रह गया था। लेकिन 25 मई 2001 के बाद मंकी मैन के जो इंसिडेंट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया उन लोगों के खिलाफ जो झूठी कॉल्स करते थे। उन्होंने पब्लिक में वार्निंग इशू की कि जो भी यहाँ पर रूमर्स फैलाएगा या पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करेगा, हम उसे जेल में डाल देंगे। और पता चला कि 397 कॉल्स जो पुलिस ने रिसीव की थी इस मंकी मैन को लेकर, उनमें से 303 कॉल्स फेक कॉल्स थी। कुछ लोगों को एक्चुअली में अरेस्ट भी किया गया ऐसे फेक रूमर्स फैलाने के लिए। एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डॉक्टर थे जिन्होंने अपने ग्लव्स को लिया, उसे इन्फ्लेट किया, ब्राउन पेंट से पेंट किया और फिर अपनी बालकनी से नीचे फेंक दिया और फिर कहा अपने पड़ोसियों को कि ये तो मंकी मैन का हाथ है। इनकी अरेस्ट के बाद लोग अब डर गए कि अगर हम भी बिना सबूत के अफवाह फैलाएंगे तो पुलिस हमें भी गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए लोग चुप ही बैठे रहे। फिर 2-3 हफ्तों बाद मीडिया ने भी अपना इंटरेस्ट कम कर लिया इस स्टोरी से, जैसे हमेशा होता है। और धीरे धीरे कुछ हफ्तों कुछ महीनों बाद मंकी मैन के इंसिडेंट्स पूरी तरह बंद हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या है ये मंकी मैन की मिस्ट्री? एक्चुअली में क्या हुआ था यहाँ पर? कौन था ये काला बंदर जिसने आतंक फैला रखा था दिल्ली में साल 2001 में? मुझे तो याद है बचपन में मैं भी कहानियाँ सुना करता था काले बंदर की। अगर आप भी 90s में पैदा हुए हैं और दिल्ली में ही रहते थे तो आपको भी ये चीज़ें शायद याद हो। इस मिस्ट्री के पीछे कोई इतना बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि शायद एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे कहा जाता है मास हिस्टेरिया। अगर आप जून 2001 में दिल्ली में डरी हुई जनता से जाकर पूछते कि इस मंकी मैन का क्या हुआ, तो कुछ लोग आपको जवाब देते अपनी अपनी कहानियां बनाकर। कुछ बड़ी डरावनी थियरीज निकली थी इसको लेकर। कुछ लोग कहते थे कि ये अमेरिका, चाइना या पाकिस्तान का हाथ था इसके पीछे। तो कुछ का मानना था कि मंकी मैन एक जंगल में जाकर गायब हो गया और ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर चला गया। कुछ का मानना था कि मंकी मैन एक्चुअली में एक एलियन था जो दूसरी दुनिया से आया था और अब वापस चला गया। लेकिन कुछ का कहना था कि वो देश के किसी और एरियाज में भाग गया। 27 मई 2001 को आसाम से केसेस सुनने को मिले कि एक हाफ मैन हाफ वुल्फ जैसा कोई क्रिएचर घूम रहा है और आतंक मचा रहा है। अटैक करने से पहले ये गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। तो लोगों ने ये थियरी बनाई कि मंकी मैन एक्चुअली में दिल्ली से अब आसाम चला गया है। उसके बाद अगले साल 2002 में मुंबई से भी ऐसे ही सिमिलर केसेस सुनने को मिले। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इन सारे इंसिडेंट्स को मास हिस्टीरिया कहा जाता है या फिर मास साइकोजेनिक इलनेस। ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर लोग कुछ इलॉजिकल चीज़ों में मानने लग जाते हैं या कुछ इरेशनल फीलिंग्स होने लगती है उनको।
इस इलनेस को काफ़ी कंटेजियस बताया जाता है कि ये लोगों में बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको शरीर में होती है, बल्कि एक तरीके का ह्यूमन बिहेवियर है जो लोगों में देखने को मिलता है। मास हिस्टेरिया उन जगह पर ज़्यादा फैलता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। इंडिया में मोहल्ले में रहने वाले लोग, जॉइंट फैमिलीज में रहने वाले लोग कह सकते हैं, और ये ट्रिगर हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू। नई दिल्ली के गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर SK वर्मा और डॉक्टर DK श्रीवास्तव ने इन 397 कॉल्स को इन्वेस्टिगेट किया जो मंकी मैन अटैक्स को लेकर की गई थी, और इन्होंने पाया कि इनमें से सिर्फ 51 कॉल्स ऐसी थी जो इन्वेस्टिगेशन के वर्थ थी, जिनमें मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत थी। इन्होंने अपनी स्टडी की और उसमें बताया कि ये जो मंकी मैन का केस है, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है मास हिस्टेरिया का। इन्होंने अपनी स्टडी को बाद में जाकर इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी पब्लिश किया साल 2003 में। इनके अकॉर्डिंग मास हिस्टेरिया का कोई भी केस होने के लिए कोई ट्रिगर होना चाहिए, कोई स्मेल, कोई साइट, कोई साउंड। मंकी मैन के केस में ये एक परछाई थी। कोई भी आवाज़ आती, कोई भी परछाई दिखती रात में अंधेरे में, ये ट्रिगर बन जाता था। लोगों को लगता था कि मंकी मैन आ गया। लोगों के अंदर डर फैलता था। ये डर एक वायरस की तरह था। ये डर फैमिली मेंबर्स में, पड़ोसियों में, नेबरहुड्स में बहुत ही आसानी से फैलता था। ये पैनिक और फियर की जो फीलिंग्स है, जो बिहेवियर्स लोगों में दिखे, ये इतनी तेज़ी से क्यों फैले? डॉक्टर्स ने इसके पीछे भी कुछ रीजंस बताए। उनका कहना है कि ये इंसिडेंट्स सबसे पहले तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया में हुए। दूसरी चीज़, 94% जो विक्टिम्स थे इन इंसिडेंट्स के, वो सोसाइटी के गरीब सेक्शंस से आते थे। इस दिल्ली के सबसे गरीब इलाके में से थे। 89% ये केसेस उन लोगों के साथ हुए थे जो लोग लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के थे। तो जो लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, ज़्यादा अंधविश्वास में मानते हैं। लॉजिक का इस्तेमाल करने की जगह वो अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनके आसपास रहने वाले लोग, पड़ोस में रहने वाले लोग एक बनावटी कहानी में यकीन करने लग जाते हैं, तो वो भी उसे सच मान बैठते हैं। जैसे जैसे और लोगों को पता चला कि मंकी मैन जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है और केसेस इसके सामने आने लगे, लोगों को लगा कि हमने भी देखा है मंकी मैन को, हमने भी वो परछाई देखी थी, शायद वो मंकी मैन ही होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि इंडियन मीडिया ने यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस वायरस को स्प्रेड करने में। 2001 का वो समय था जब नए न्यूज़ चैनल, जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल थे, वो जस्ट एस्टेब्लिश हुए थे। कई सारे नए न्यूज़ चैनल्स एक दूसरे के साथ मैक्सिमम व्यूअरशिप के लिए कम्पीट कर रहे थे। किसी भी न्यूज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना उन्होंने तभी से ही शुरू किया था। एक चीज़ ये भी थी कि साल 2001 का वो ऐसा ज़माना था कि लोगों ने DD न्यूज़ छोड़कर प्राइवेट न्यूज़ चैनल को देखना जस्ट अभी अभी शुरू ही किया था। तो बहुत से लोग, ऑलमोस्ट हर कोई न्यूज़ चैनल में अंधाधुंध विश्वास करता था। जो भी न्यूज़ पर दिखाया जाता था, लोग उसमें यकीन कर लेते थे, और लोगों को लगता था कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है एक काला बंदर है, एक मंकी मैन है, तो ये चीज़ सच ही होगी। अब मीडिया से हटके डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि मास हिस्टेरिया के केसेस सबसे ज़्यादा उन लोगों में दिखाई देते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई साइकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो। तो डेटा में ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि 2/3 केसेस मंकी मैन के अटैक्स एक्चुअली में हुए थे 20-30 साल के आदमियों के खिलाफ, मेल्स के खिलाफ। और ये वो लोग थे जो लो इनकम जॉब्स में काम करते थे, वो स्ट्रेसफुल जॉब में काम करते थे। फिजिकल स्ट्रेस इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा था, और गर्मियों का मौसम चल रहा था, बिजली बहुत जा रही थी, तो एनवायरमेंटल से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था। तो इन सारे अलग अलग रीजंस की वजह से ये मंकी मैन का इंसिडेंट एक परफेक्ट केस बन गया मास हिस्टेरिया का।
डॉक्टर्स का कहना है कि मास हिस्टेरिया के केसेस जितनी तेजी से फैलते हैं सोसाइटी में, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरने लगते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज़ हुई। सिर्फ 1-2 महीने बाद मंकी मैन सबके मन से गायब हो गया। अभी एक सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ये काले बंदर का पूरा फेनोमिना लोगों के मन में ही था, तो उन केसेस का क्या जहाँ पर लोगों के हाथ पैरों पर खरोच लगी थी, बाइट्स के मार्क्स हुए थे। बात यह थी दोस्तों कि जो इंजरी मार्क्स थे लोगों के, वो एक्चुअली में असली थे। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, डॉक्टर्स को भी बुलाया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि एक्चुअली में जो लोगों को चोट लगी है, खरोंचे आई है, यह असली है कि नहीं। तो डॉक्टर्स ने भी मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद बताया कि हाँ, यह सच जरूर है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि यह चोट जो लगी है, यह किसी जानवर के द्वारा जरूर लगी है, लेकिन कोई यह सुपर नेचुरल मंकी मैन नहीं था जिसके मेटल के ग्लव्स थे, बल्कि यह चूहों और स्ट्रे डॉग्स के बाइट मार्क्स थे। और ज़्यादातर जो खरोंचे आई थी लोगों को, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो ब्लंट ऑब्जेक्ट्स से लगी थी। यानी लोग पैनिक में आकर जब इधर उधर भागने लगे तो चीज़ों से जाकर टकरा गए, कहीं पर गिर गए और अपने आप को ही जख्मी कर लिया। एक और फैक्ट जो इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि ये 2/3 मंकी मैन के जो इंसिडेंट्स हुए, ये मिडनाइट और 6 AM के बीच में हुए। और वो भी ये तब हुए जब बिजली चली जाती थी, लोग सो रहे होते थे, तो लोग नींद में उठकर पैनिक में भागने लगते, कहीं पर टकरा जाते, चोट लग जाती, खरोंचे आ जाती, बस इतनी से ही बात थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी सस्पेक्ट किया कि जहां से हमें सबसे ज़्यादा कॉल्स आ रही है, ये वो एरियाज है जहां पर बिजली सबसे ज़्यादा जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग हमें कॉल करते हैं क्योंकि ये जानते हैं हम सेफ्टी बढ़ाने के लिए वहां पर बिजली रिस्टोर कर देंगे, और बस ये अपने एरिया की बिजली वापस लाना चाहते हैं। जब भी किसी मोहल्ले में एक पावर कट होता था, वहाँ से कॉल आनी शुरू हो जाती थी। तो पुलिस ने देखा कि लोगों के लिए आसान तरीका बन गया था बिजली वापस लाने का। हकीकत में ये चीज़ हुई भी थी। सिटी अथॉरिटीज़ इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखते थे कि जहाँ से मंकी मैन के केसेस आ रहे हैं, वहाँ पर बिजली वापस रिस्टोर कर दे, ताकि सिचुएशन शांत हो सके और लोग वापस जाकर अपने घर में सो सके। यही रीज़न था कि बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोई फालतू में कॉल करेगा या झूठी कहानियाँ सुनाएगा कि मंकी मैन का हमला हुआ है, हम उसे जेल में डाल देंगे। और एक्चुअली में पुलिस ने कुछ लोगों को जेल में भी डाल दिया, जिसकी वजह से लोगों के मन में थोड़ा डर बैठा कि हम फालतू की कॉल्स नहीं करेंगे, और यह केसेस आने कम हुए। तो ओवरऑल यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना था दोस्तों, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इस चीज़ को अभिषेक बच्चन की दिल्ली 6 मूवी में भी डिपिक्ट किया गया था। और अगर आप सोच रहे हो कि ये मास हिस्टेरिया के कोई और भी एग्जाम्पल्स है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूर है। इसका शायद से सबसे फेमस केस है इंग्लैंड का 1837 से लेकर 1904 तक का स्प्रिंग हिल जैक को लेकर, जहाँ पर लोगों को लगता था लंदन में कि एक कोट पहने आदमी घूमता है जिसकी लाल आंखें, मेटल की उंगलियां है और ये खरोच मारता है औरतों को। कभी इसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। इसके अलावा इंडिया से ही एक और एग्जाम्पल है 2017 के ये चोटी काटने वाले इंसिडेंट, जो हरियाणा दिल्ली के आसपास हुए थे, जहां पर बहुत सी औरतों ने रिपोर्ट किया कि वो बेहोश हो जाती थी और जब वो वापस आंखें खोलती तो उन्हें दिखता है कि उनकी चोटी किसी ने काट दी है। हमेशा की तरह वही सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ये बेसिकली उन एरियाज में होता है जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गरीब परिवारों से होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, कोई साइकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, और अफवाहों का और मीडिया का भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।